Namaskar, Namo Namah, Namaskar. Today we will discuss law of supply. आज हम पूर्ति के नियम के बारे में वर्णन करेंगे. In microeconomics, we actually study about market, how to determine price. But for determining price, we need demand curve and supply curve. Demand is generally done by consumers and supply by producers. So if we try to understand about any market, we must understand about consumer behavior and producer behavior. यदि किसी बाजार के व्यवहार को समझना चाहते हैं तो उसमें मौजूद उपभोक्ता के व्यवहार तथा उत्पादक के व्यवहार को समझना पड़ेगा. लॉ ऑफ डिमांड वीडियो लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में चर्चा कर चुके हैं. इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम चर्चा कर चुके हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में. आज हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई है क्या. इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एज ओन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर ऑल्सो इंक्रीजेस. अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होती है तो विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सप्लाई है क्या. मेन टॉपिक तो आज का लॉ ऑफ सप्लाई है, बट उसके अंतर्गत आने वाले टर्म्स को हम पहले डिफाइन करेंगे. सप्लाई यानी कि पूर्ति या आपूर्ति. हिंदी में पूर्ति भी कह सकते हैं और आपूर्ति भी कह सकते हैं. सो सप्लाई इज डिफाइंड एज विलिंगनेस टू सेल एंड कमर्शियल एबिलिटी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइस इन गिवन टाइम पीरियड. इसकी हम चर्चा करेंगे. एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई है क्या. और इसके अलावा हमने अभी लॉ ऑफ सप्लाई में चर्चा किया कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सप्लाई के बारे में, यानी कि पूर्ति के बारे में. तो पूर्ति किसी वस्तु एवं सेवाओं की वे मात्राएं हैं जिन्हें विक्रेता विभिन्न कीमत पर विभिन्न समय अवधि में एक दी गई समय अवधि में बेचने के लिए इच्छुक एवं योग्य होता है. यदि हमारे अंदर बेचने की इच्छा है लेकिन हमारे में योग्यता नहीं है, कमर्शियल एबिलिटी नहीं है, तो हम कह सकते कि सप्लाई नहीं है. अब इसमें एक टाइम पीरियड की बात है, समय अवधि. समय अवधि एक लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम होता है, जैसे कि ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, इस तरह से टाइम पीरियड. लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जैक्ट डेट होता है. समय बिंदु में एक निश्चित तारीख होती है. तो लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए हम लोग पहले सप्लाई को समझ रहे हैं और उसमें सप्लाई में जो टर्म्स हैं उसमें हम बात करें. यदि हम सप्लाई को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म में हम लिखें तो सप्लाई इज इक्वल टू विलिंगनेस टू सेल प्लस कमर्शियल एबिलिटी टू सेल. सो टू थिंग्स एसेंशियल फॉर सप्लाई. आपूर्ति के लिए दो चीज़ जरूरी है कि हमारे अंदर यानी कि विक्रेता के अंदर बेचने की इच्छा होनी चाहिए. दूसरी बात कि वो बेचने के लिए योग्य भी होना चाहिए. सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में फ़र्क है. क्वांटिटी सप्लाइड इज डिफाइंड एज विलिंगनेस टू सेल एंड कमर्शियल एबिलिटी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज at certain price in given point of time. पूर्ति की मात्रा
वस्तु एवं सेवाओं की वे मात्राएं हैं जिन्हें विक्रेता एक निश्चित समय बिंदु में एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए इच्छुक एवं योग्य होता है। तो सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या बेसिक फर्क है? सप्लाई में टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि की बात करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। सप्लाई डिफरेंट प्राइस पर होता है जबकि क्वांटिटी सप्लाइड एक सर्टेन प्राइस पर होता है। तो हम लोगों ने सप्लाई को समझा, पूर्ति को समझा, और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर, सप्लायर। उसका क्या उद्देश्य होता है सप्लायर का उद्देश्य है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना। ध्यान रहे कि सप्लायर हमेशा लाभ को अधिकतम करना चाहता है जबकि कंज्यूमर हमेशा संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है। तो सप्लायर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पर दोबारा से। लॉ ऑफ सप्लाई, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर। अब अन्य बातें का मतलब क्या है? प्राइस को यहाँ पर मेनली सप्लाई को मेनली प्राइस अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस जो है वो मेन फैक्टर है, मुख्य कारक है। लेकिन प्राइस के अलावा भी पूर्ति को, सप्लाई को अन्य फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, अन्य निर्धारक तत्व, अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें तकनीक की, यदि तकनीक में परिवर्तन होंगे तो पूर्ति में परिवर्तन होगा। तकनीक के अलावा प्राइस ऑफ इनपुट, आगतों की कीमत में परिवर्तन, यानी कि कच्चे माल की कीमत बदलेगी तो पूर्ति में भी बदलाव होगी। इसके अलावा नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ फर्म्स, यदि फर्मों की संख्या बढ़ती है तो सप्लाई में भी चेंज होगा। तो सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन उन फैक्टर्स में प्राइस के अलावा जो भी है उसको अदर फैक्टर्स कहेंगे। तो अदर फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं होता है और सिर्फ प्राइस में चेंज होता है, देन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशन है वो लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। जैसे इफ प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट इंक्रीजेज देन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स प्रोडक्ट इंक्रीजेज, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड quantity supplied of the particular product। प्राइस और कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच धनात्मक संबंध है। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। अब सवाल यह है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड क्यों बढ़ता है? तो जवाब यह है कि हायर प्राइस पर ही प्रोड्यूसर प्रॉफिट को अर्न कर सकता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। अब सवाल है कि प्राइस कम होने पर क्या करेगा? इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड बाय द सेलर डिक्रीजेस। व्हाई? क्योंकि जब लॉस हो रहा है तो लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। दोनों ही स्थितियों में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में धनात्मक संबंध है, इसलिए दोनों चर एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, या तो बढ़ते हैं या तो घटते हैं। तो इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि प्राइस के अलावा अन्य फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा, उसी प्रोडक्ट का, दूसरे प्रोडक्ट का नहीं। यदि मान लीजिए मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो मिल्क का ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। अदर रिलेटेड गुड्स के जो प्राइस हैं वो तो अदर फैक्टर्स में आएंगे, फैक्टर में नहीं आएंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ मिल्क, किसी भी प्रोडक्ट को 10, 20, 30, 40, 50, तो हमने प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे 100, 200, 300, 400, 500। यानी कि प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 था। जब प्राइस बढ़ के 200 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के
प्राइस बढ़ के 20 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 200 हो गया। प्राइस बढ़ के 30 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 300 हो गया। प्राइस बढ़ के 40 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 400 हो गया। प्राइस बढ़ के यदि 50 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 500 हो गया। इट मीन्स प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा। जब हम इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, इफ वी प्लॉट the data of price and quantity supplied on a graph paper, we will get positively sloped curve. That positively sloped curve is supply curve. So supply curve is upward sloping. Why supply curve is upward sloping? Because there is positive relationship between price and quantity supplied. वस्तु की अपनी कीमत और बेची गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध होता है, इसलिए पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ सप्लाई से परिचय कराया। इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में परिचय करा चुके हैं। इसके अलावा मार्केट के व्यवहार को, बाज़ार के व्यवहार को समझने के लिए इन दोनों के व्यवहार को डिटेल से स्टडी करना ज़रूरी है। तभी हम मार्केट के व्यवहार को समझ पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि बाज़ार में कीमतें कैसे निर्धारित होती है, कीमतों में कैसे बदलाव होती है। आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। धन्यवाद।